तो जनवरी के लास्ट पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। 28th शिफ्ट 2 के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस वी हैव, लेट्स स्टार्ट। देखो YDSC का एक क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको कोइंसाइडिंग वाला कंसेप्ट लगाना है। मैक्सिमा एट विच, है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा एट विच मिनिमा ऑफ बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड, है ना। तो मिनिमा वाला आ गया और कई बार मैक्सिमा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमा वाला आ जाता है। कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे। if there is a minima that is obviously at a distance of 2n minus 1 lambda d by d, है ना, lambda d by 2d, या इसको आप लिख सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 का d बाई d मल्टीपल, है ना। तो ये कंसेप्ट होता है मिनिमा के लिए। और अगर ये आपको दो अलग अलग वेवलेंथ के लिए कोइंसाइड करवाना है ना, दिस वन एंड दिस वन, and what will you write? Of course lambda 1 d by d सेम है सबके लिए, and lambda 2 d by d d by 2d का ऑड मल्टीपल अलग अलग हो सकता है ना। तो ऑड 1 एंड ऑड 2 करके अपन इसको कर रहे हैं। तो ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जिन लोगों को कंसेप्ट नहीं पता है कंसेप्ट बता रहा हूँ। जो लोग सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आए, स्पीड अप करके वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। तो ऑड 1 या ऑड 2 क्या होगा अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 इस केस में 450 एंड 350 है, सॉरी 450 एंड 550 है ना। तो वो आपको गेस वर्क करना पड़ता है कोइंसाइडिंग वाले सभी क्वेश्चंस में। आपको जो मल्टीपल है कि भाई क्या मल्टीपल यहाँ और यहाँ होना चाहिए, सो दैट बोथ ऑफ दीज आर इक्वल एंड दैट शुड बी द लीस्ट मल्टीपल ऑल्सो, है ना। लीस्ट मल्टीपल क्या होता है, देखो जनरली यहाँ पे मेंशन्ड होता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, वो मेंशन नहीं है बट फिर भी अंडरस्टूड है या मेंशन्ड होगा एक्चुअल लैंग्वेज में, मेमोरी बेस्ड है। तो यू कैन गेस which two multiples, for example 11 into 450 and 9 into 550 are matching, so that is the least multiple। अब इसके बाद में जाके 22, वैसे तो ये मिनिमा है बट एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ 22 और 18 भी, है ना, 22 और 18 भी यहाँ पे मल्टीपल्स फिट बैठेंगे। बट आई थिंक इससे अपना काम चल जाएंगे। बोथ ऑफ दीज आर ऑड ऑल्सो, ऑड 1 ऑड 2 भी है और इक्वेशन को ये बैलेंस करते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे अब डिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो दोनों में से कोई भी डिस्टेंस आप लिख सकते हैं। लेट्स टेक 450 वाला। तो 11 इंटू 450 नैनोमीटर था बच्चा, 10⁻⁹ लगाना नहीं भूलना है। कैपिटल डी इज 1.5 मीटर्स एंड स्मॉल डी इज 2.25 मिलीमीटर्स, राइट। तो 10⁻³ अगेन मीटर्स में सबको कन्वर्ट करना है। कैलकुलेशंस आसान है, यहाँ पे देखना 225 का 450 ट्वाइस होता है, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक 100 ऊपर आ जाएगा, 100 आएगा तो इसको 150 कर देंगे एंड 150 इंटू 11 इज डेफिनेटली 1650। 10 की पावर में -6 आ रहे हैं यहाँ से और आपको मिलीमीटर में चाहिए 1.65 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है जी, वैल्यूज कंफर्म्ड और कंसेप्ट आपको अगर नहीं पता है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉट मेजरेबल, है ना, कैन नॉट बी मेजर्ड या नॉट मेजरेबल, इस तरह की लैंग्वेज लिखी होगी। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है क्वेश्चन में, या डिस्प्लेसमेंट तो वही बात है, 2 पॉइंट्स दिए तो आप निकाल सकते हैं। वोल्टेज या वोल्टेज डिफरेंस दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर बिकॉज देर इज नो रेफरेंस मेंशन्ड इन द वोल्टेज, देन यू कैन नॉट एक्सप्लिसिटली से द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मतलब पोटेंशियल एक्चुअली बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइंड होता है। इफ यू रिमेंबर, गो बैक टू द बेसिक्स, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बाय चार्ज होता था, है ना। तो डिफरेंस इज डिफाइंड नॉट द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू के लिए आप रेफरेंस इन्फिनिटी पे लेते हो या कहीं भी ले सकते हो, ओरिजिन पे लेते हो, बट नेवर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज डिफाइंड, है ना। ऑलवेज डेफिनेशन में potential difference is defined, remember that, and same goes for potential energy also, है ना। potential energy की भी exact value क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, बट h कहाँ से है, ग्राउंड फ्लोर से है, सी लेवल से है, माउंट एवरेस्ट से है, समझ रहे हो, वो रेफरेंस वाली बात हो जाती है। ईएम वेव का देखो क्वेश्चन लगातार आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपको गिवन है, आई कैप डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको
ई नॉट की वैल्यू 54 गिवन है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना बड़ा इजी सा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हर साल आपको आ रहे हैं। ई नॉट बाई सी करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, विच कम्स टू 18 इंटू 10⁻⁸ है ना। 18 इंटू 10⁻⁸ भी बहुत सारे ऑप्शन में, बट ये एक कंसेप्ट है जो कि ईएम वेव्स में आपको याद रखना है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, या और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, जैसा कि यहाँ से पता चल रहा है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में बच्चा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहाँ है बच्चा, दिस नेगेटिव साइन टेल्स यू ए जेड माइनस ओमेगा टी, मतलब कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो लेट से एक्स ऐसे है और वाई पता नहीं, बट जेड ऐसे है, विच इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। पॉइंटिंग वेक्टर भी बोलते हैं इसको। तो आप उस केस में E क्रॉस B शुड बी S, तो B को Y डायरेक्शन में बोल सकते हैं, समझ रहे हो। योर कंसेप्ट इज E क्रॉस B शुड बी अलोंग S, E क्रॉस B शुड बी पैरेलल टू S इज अनदर कंसेप्ट इन योर EM वेव्स, है ना। और जो गिन चुन के 4-5 कंसेप्ट है, उन पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, तो देख लेना, उसी पे JEE मेन में क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं। ओके, तो जे कैप डायरेक्शन इससे आ गया अपना। जे कैप एक्चुअली दोनों ऑप्शन में यहाँ भी दे रखा है, बट रिमेंबर द फेज इज ऑल्सो सेम, है ना। फेज ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जैक्टली सेम, देर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे बोथ कम टू जीरो टुगेदर, दे बोथ मैक्सिमाइज टुगेदर। जैसे AC में बोलते थे ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज सेम होता है करंट और वोल्टेज का, वैसे ही इन दोनों का फेज भी सेम होता है, बस एंगल 90 डिग्री होता है इनके बीच में, बट फेज यानी कि मैक्सिमा पे एक साथ आते हैं, मिनिमा पे एक साथ आते हैं। चलिए, ये एक और कंसेप्ट, लॉजिक गेट पहचानिए इनमें से कौन सा है ना। इस तरह के क्वेश्चन पास्ट में कई बार आए हैं ना, डायोड लगा के या रेजिस्टेंस लगा के, पोटेंशियल वगैरह लगा के आपको गेट कौन सा है ये सोचना है। तो इसमें आप कॉमन सेंस लगाते हो, देखो किस तरह से लगाते हो, ध्यान देना। यार ये तो 5 वोल्ट है ही है ना, मतलब ये हायर वोल्टेज पे है अज्यूमिंग, और आपका करंट ऐसे चला जाएगा तो वाई भी आपका रीडिंग दे देगा, मतलब अगर करंट ऐसे जा रहा है तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, उस तरह का कंसेप्ट। इफ आई कीप A एंड B बोथ एज लेट्स से 0, है ना, जैसे मैं A को 0 रखता हूँ तो करंट सडनली इधर से आएगा ना। करंट क्या करेगा, हाई से लो डायरेक्शन में, मतलब 5 वोल्ट से 0 वोल्ट की डायरेक्शन में ऐसे चला जाएगा, तो आउटपुट में कोई करंट आएगा नहीं, है ना। सपोज आई कीप A एज 1 बट B स्टिल 0, करंट ऐसे आएगा, है ना। और इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये हाई हो गया और ये भी हाई हो गया, समझ रहे हो। ये हाई हो गया 1 मतलब हाई होता है, तो 5 वोल्ट हो गया, जैसे सपोज 5 वोल्ट मतलब यहाँ पे आपका कोई भी करंट नहीं होगा। वाई, बिकॉज डायोड एक तरह से रिवर्स बायस में हो गया, है ना। हाई यहाँ पे हो गया, लो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो करंट ऐसे आ जाएगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इन दिस ब्रांच इज व्हेन बोथ ऑफ दीज आर 1। समझ में आ रहा है। आई विल रिपीट माई सेल्फ, इफ यू कीप बोथ ऑफ दीज हाई, 5 वोल्ट लेट्स से, then the current will not go through the diodes. Why? Because क्योंकि डायोड आपके रिवर्स बायस हो जाएंगे और इधर करंट जाएगा। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी 1 1 में, जहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब 1 1 में 1 यानी कि एंड गेट, ठीक है, 1 1 में 1 यानी कि एंड गेट, और बाकी सारी 0 1 1 0 में भी अपन देख लें तो 0 ही आ रहा है वाई की वैल्यू, ये एंड गेट का आंसर हो जाए। ऑब्जेक्ट रे ऑप्टिक्स का देखो एक क्वेश्चन तो लगातार आ रहा है, R1 R2 दे रखे हैं। ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस पूछा है या मैग्निफिकेशन पूछा है, कमेंट करना। कुछ क्वेश्चंस में ऑब्वियसली आपकी इनपुट लगेगी, तो अगर इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपने को दिया है एज -30, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन के साथ, और आपको इमेज का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, और फोकल लेंथ आपको गिवन नहीं है, बट म्यू -1 1/R1 - 1/R2 से अपन निकाल लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं 1/V -1 -30, है ना, साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान हमेशा रखना है। 0.5 म्यू -1 0.5 हो गया, 1/R1 +10 है। R2 क्या हो जाता है बच्चा, नेगेटिव, है ना, -20 क्यों हो जाता है, साइन कन्वेंशन से। एलसीएम लेके 20, एलसीएम लेके 20 हो गया, न्यूमरेटर में 3 आ गया, है ना, एंड ये 1/30 मैंने इधर ले लिया, तो V की वैल्यू इससे क्या आएगी, एलसीएम ले लो यहाँ पे भी,
60 एलसीएम लिया सपोज मैंने, तो 1.5 इंटू 3 करना पड़ा मुझे, मतलब 4.5 हो गया ये, -2 करना पड़ा, मतलब कि v की वैल्यू एक तो प्लस आ रही है मतलब रियल इमेज बनेगी, एंड बाय 1.5 इज बेसिकली हाउ मच, ये 2.5 सॉरी, जबकि 2.5 हो गया, 600/25 और 5 से डिवाइड हो रहा है, 2.5 से डिवाइड कर लेते हैं, 30 से थोड़ा कम, यानी कि 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, 24 सेंटीमीटर। आई डोंट नो, अगर मैग्निफिकेशन पूछा है तो मैग्निफिकेशन निकाल लो वी/यू करके, या वैल्यूज ही अलग है तो वही बात है, आंसर भी अलग आएगा। मेमोरी बेस्ड है तो आप लोग कमेंट जरूर करना इफ देयर इज एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू रिमेंबर। नाउ सी, इंडक्टर में आपको क्या दे रखा है, एनर्जी दे रखा है ना। इंडक्टर में एनर्जी क्या होता है, ½ Li², और पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस 32 I²R, ये भी दे रखा है, राइट। तो दिस वाज गिवन, एंड आपको x/L की वैल्यू पूछी है। वी नो दैट XL इज ω/L, एंड ω/L निकालने के लिए या R निकालने के लिए आपको ये यूज़ करना है ना, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हम Li² को 2u लिख सकते हैं, कि 2 × 16 यानी कि 32 लिख सकते हैं, और वहीं पे I²R की वैल्यू भी आपको 32 मिली हुई है। आप यहाँ पे ω/L/R या ओमेगा विच इज 2πf L/R, मतलब कैलकुलेशन जुगाड़ करना है, मतलब जुगाड़ वाला क्वेश्चन है। आई तो कैलकुलेट करना नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा इनके रेशियो से, तो दिस कम्स एज 32/32। 2πf इज 50 हर्ट्ज, तो 2πf 100π हो ही जाता है, और आपका 100π मतलब 314 आंसर में हो जाएगा। आई डोंट नो अगर ये इंटीजर टाइप था, बताना अगर इंटीजर टाइप था। ओके, पोजीशन वेक्टर गिवन है, एंड इफ द साइंस आर रिवर्स्ड, है ना, XYZ के साइन अगर आपने चेंज कर दिए पोजीशन वेक्टर में, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड, इस तरह की कुछ लैंग्वेज थी ना, मुझे लगता है ये भी एग्जैक्ट लैंग्वेज शायद नहीं थी, कुछ अलग ही होगी, बट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से दैट इफ R बिकम्स -R, then which of these physical quantities, whether it is acceleration, velocity and displacement, now these three will definitely get affected, है ना। अगर आप सारे साइन नेगेटिव कर दो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी डेरिवेटिव तो नेगेटिव हो ही जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट टॉर्क होता है एलिमिनेशन से, बट टॉर्क भी किस सेंस में बोल रहा होगा ये देखना ध्यान से, R×F, ठीक है ना, ये अपने को पता है। R×F में आपको F क्या लिख सकते हैं देखना, मास इंटू एक्सेलरेशन, और व्हेन यू नेगेट बोथ ऑफ दीज, है ना, तो आपका वो माइनस और माइनस प्लस ही आ जाएगा बेसिकली। ये शायद ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ। एग्जैक्ट लैंग्वेज वुड हैव बीन बेटर, मुझे ऐसा लगता है एग्जैक्ट लैंग्वेज इससे थोड़ी बेटर बनी होगी, बट टॉर्क फॉलोज दिस, नन ऑफ द अदर विल डेफिनेटली फॉलो इट, है ना। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन भी नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी तो ऑब्वियसली हो जाएगा। ये एक न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, देखो हर बार आ रहा है, और इसको छोड़ना नहीं क्योंकि कंसेप्ट बड़ा सिंपल है ना। एक न्यूक्लियर फिजिक्स का मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट सा रिवीजन बताया था, जिसमें 2-3 मिनट में मैंने न्यूक्लियर के जितने भी कंसेप्ट सारे बता दिए थे, तो मतलब उतना सिंपल टॉपिक है, लेट्स नॉट लीव इट आउट। मैनी पीपल जस्ट इग्नोर दिस टॉपिक, और इसका वेटेज इनफैक्ट बढ़ गया इस साल, अपन यही बोल सकते। तो न्यूक्लियर रेडियस का ये फॉर्मूला है, अल्फा बीटा में लगा देते हैं, अल्फा और बीटा का रेशियो पूछा था, R0 यानी कि 1.1 फर्मी सेम, बट ए और बी क्या है, अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा टू द पावर 1/3 और बीटा टू द पावर 1/3, ये आपका आंसर है। वेर बीटा बाय अल्फा इज गिवन, क्या दिया था, अब बीटा इज 8, अल्फा इज गिवन, 1/8 का क्यूब रूट इज 1/2, दैट होपफुली वाज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, एक मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है ना, मतलब वो 10 शिफ्ट में एक शिफ्ट में ही आता है, बट आता है ना बच्चों।
ये मैंने हर बार कहा कि मीन फ्री पाथ को रट लो यार, क्योंकि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लास्ट टॉपिक है, केटीजी में लास्ट टॉपिक है बच्चों ये। तो कई बार बच्चे इसको इग्नोर कर देते या पढ़ाते भी नहीं है कहीं पे, तो बच्चों को पता भी नहीं होता है ना। बट दिस फॉर्मूला विच इज डायमीटर का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड नंबर डेंसिटी, एक तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है इस टॉपिक पे। या इस केस में जैसे प्रेशर वगैरह दे रखा है, इसका n इक्वल टू पी बाई के टी, एन इक्वल टू पी बाई के टी में कन्वर्जन भी मैंने आपको लेक्चर्स में बताया, चाहो तो देख लो। ये फॉर्मूले इनके याद रखने ज़रूरी है। अगेन के टी जी का भी जब भी हमने रिसेंटली शॉर्ट रिवीजन किया इसी चैनल पे, तो मैंने आपको बताया दोनों फॉर्म पे क्वेश्चन आए हुए। एनीवे, तो के टी क्या है, देखो के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि 1.38 इंटू 10⁻23 SI यूनिट में होता है। टेम्परेचर 41 + 273 कितना हो गया, 41 + 273, मैं ऐसे लिख देते हैं चलो, और √2 है, पाई है, डी कितना था, डायमीटर्स का दे रखा था है ना, 10⁻20 लिख रहा हूँ मीटर स्क्वायर में, और प्रेशर कितना है 1.38 वाले ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मेनी थिंग्स हियर विल एक्चुअली कैंसिल, दैट्स व्हाई दीज वैल्यूज वर गिवन। ओके, 273 एंड ये कितना हो जाता है 4 एंड 314 शायद, है ना। तो 3.14 भी इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो इसको एक बार मैं कैंसिल ही कर देता हूँ, है ना। दिस होल थिंग इज 314, ये 3.14, ये 100 टाइम्स हो गया, है ना। तो अब बचता क्या अपने पास कैलकुलेशन में, 1/25√2, पाई भी कैंसिल हो गया, 10 की पावर देख लेना यार, -23 + 20 -3, -3 -5, -3 + 2 -1 + -5, तो -6 में कुछ आ रहा है, में क्या चाहिए, नैनोमीटर में चाहिए। चलो ठीक है, -6 आ गया, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि नैनोमीटर आ जाए, ठीक है ना। 10⁻9 में आ गया मेरा। अब ये कितना यार, अप्रॉक्सीमेट कर लो इसको, है ना। 40/√2 मतलब 20√2, 20√2 इज डेफिनेटली 28.28 नैनोमीटर, है ना। यही था क्या आंसर, एक बार आंसर भी देखते जाना। अच्छा चलिए ठीक है ना, तो कंसेप्ट बड़ा कॉमन है, इतना नहीं आता, वो 10 शिफ्ट में एक में तो आ ही जाता है, फिर आपकी शिफ्ट में आ गया तो। अच्छा, आपके एरर के शायद 2-3 क्वेश्चन आए, बताना। स्पीड इक्वल टू यंग्स मॉडुलस बाय पी का शायद कोई फॉर्मूला था, पी इज प्रेशर और नॉट, लेट्स सी। एंड एरर के बजाय वी भी निकालना हो सकता है ना, तो वी का मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है, बताना मुझे क्या लैंग्वेज थी कमेंट्स में, विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। सो वी इज इक्वल टू √y बाय √p से वी नो डेल्टा v बाय वी, एरर फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ ऑफ डेल्टा y बाय y प्लस हाफ ऑफ डेल्टा p बाय p, है ना। तो ये तो मतलब ओरल हो गया कि आपको डेल्टा y बाय y भी दे रखा है, डेल्टा p बाय p भी दे रखा था, ये आपका 1/2 + 1/4, 3/4%। और मेरे ख्याल से शायद इतना सिंपल भी नहीं होगा, या हो भी सकता है, जेई में होता ही है। अगर इतना सिंपल नहीं था तो उसमें v की वैल्यू भी अगर पूछी थी तो बता देना कमेंट में उसके लिए, क्योंकि y और p की वैल्यू भी लगेगी मिनिमम या मैक्सिमम में। अब ये एक और क्वेश्चन है, आप ही की शिफ्ट में आया है, और इसमें टाइम पीरियड में एरर निकालना है ना। अब इसका एक स्पेशल तरीका होता है, अगर किसी को नहीं पता है थोड़ा ध्यान देना बच्चा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जे मेन के जे एडवांस में भी PYQs में आए हुए हैं, है ना। वेयर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जनरली इट्स अ सिंपल पेंडुलम, बट दिस टाइम इट्स अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना। तो मास दे रखा है आपको, एंड टाइम का देखो क्या होता है यहाँ पे, डेल्टा T/T ही आपको समझना है ना। तो एक तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड्स में 50 ऑसिलेशन, है ना। 60 सेकेंड्स में 50 ऑसिलेशन, तो इतना सेकेंड एक ऑसिलेशन को लग रहा है, विच इज द टाइम पीरियड, राइट। ऑल्सो 2 सेकेंड इज द डेल्टा टी, है ना। द 2 सेकेंड बिट इज द डेल्टा टी, बट सिंस यू हैव मेड 50 ऑसिलेशंस हैपन, तो टाइम कांस्टेंट या टाइम पीरियड या लीस्ट काउंट जिसको बोलना चाहिए अपने को, वो घट जाता है। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है।
कि इसके जो भी पैरेलल क्वेश्चन है जेई मेन के जे एडवांस में भी, जैसे मैंने कहा इस पे सिंपल पेंडुलम पे एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें लीस्ट काउंट यानी कि डेल्टा टी क्या हो जाता है बच्चों, दैट इज नॉट जस्ट 2 सेकेंड बट बिकॉज यू हैव टेकन मल्टीपल रीडिंग्स, 50 रीडिंग्स लिए ना आपने, 50 ऑसिलेशन मतलब 50 रीडिंग लिए, तो वो मिनिमाइज हो जाता है, लीस्ट काउंट 2 सेकेंड ना होके 2/50 हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, once you have these two, let's do the calculation where t is equal to 2 pi root of m by के फॉर्मूला तो आपको पता ही है, a को क्या लिख सकते हैं 4 pi स्क्वायर m by t स्क्वायर, एंड इससे आपका डेल्टा k by k निकालना था शायद, है ना, होपफुली यही था क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये इंटीजर टाइप भी नहीं था, MCQ में मतलब क्वेश्चन था, ठीक है, और एरर्स आर ऑलवेज एडेड करके मैंने प्लस साइन लिखा है। ओके, तो ये चीज़ सबको क्लियर है। अब फिर से दोबारा देखना एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्या देखो डेल्टा m बाय m तो कॉमन है ना, 10 मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, एंड 10 ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बट डेल्टा टी को अपने को क्या लिखना है, नॉट 2 सेकेंड्स, बिकॉज दैट इज नॉट द लीस्ट काउंट, वाई, बिकॉज यू हैव टेकन 50 रीडिंग्स, 50 ऑसिलेशन मतलब 50 रीडिंग ली आपने, तो उसको मैं लिख रहा हूँ 2 सेकेंड बाय 50, ठीक है, और टी को अपन ने अलग से निकाल लिया था 6/5 सेकेंड, है ना, तो वजह से ग्राम बाय ग्राम कैंसिल हो जाता है ना यहाँ पे, उसी तरह से वो सेकेंड सेकेंड भी कैंसिल हो जाता है, समझ रहे हो। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस बिट, है ना, ये कितना आ रहा है 3, और ये भी 10 आ रहा है, 30 आ रहा है यहाँ पे, और ये कितना आता है 10⁻³ ये कितना आता है 2/30 मतलब 1/15, ठीक है, इंटू 100 कर दूँ ताकि परसेंटेज में मेरे को मिल जाए, है ना, तो ये तो 0.1% है, ये तो 0.1% है, ये कितना होता है 100/15 कितना हो गया बच्चों, ये आपका आंसर देगा, तो 100/15 इज 20/3 विच इज 6.67 प्लस 0.1 इफ यू डू 6.8 इसका आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब लैंग्वेज या वैल्यूज अलग है तो भाई आंसर ही अलग हो जाएगा, तो वैल्यू को आप देख लेना, बाकी कंसेप्ट तो यही है, तरीका मतलब यही है। समझे, तरीका इस क्वेश्चन को करने का यही है कि आपका लीस्ट काउंट डेल्टा टी ये हो जाता है ना, सम पीपल टेक डेल्टा टी एज 2 सेकेंड, दैट इज रॉन्ग। हाँ जी, तो बी और डी में पोटेंशियल डिफरेंस या ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस अभी जस्ट अपन ने चैनल पे डिस्कस किया था कुछ 10 दिन पहले, और आपकी शिफ्ट में आ गया है। इसमें आपको हीटिंग की वजह से R3 की वैल्यू इंक्रीज होते हुए बताइए, है ना, तो किससे इंक्रीज हुई ये पता नहीं है, मतलब कहीं पे 10% बोल रहे हैं, कहीं पे 20%, आई थिंक इसमें 10% है तो 5.5 हो जाएगा, लेट्स टेक 20% ताकि 6 ओम हो जाएगा, है ना, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो शुरू वाली केस में देखना क्या होता है बच्चों, देखो यार ये तो अनचेंज्ड है ना, तो 2:1 में 40 वोल्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन ओरल होता है तो इसका कंसेप्ट एक बार देख लेना, 2 वीडियो किए थे मैंने जस्ट। 40 वोल्ट को 40/3 80/3 में डिवाइड कर रहे हैं तो ये 40/3 वोल्ट आ जाएगा, समझ आ रहा है। देखो ये 0 वोल्ट है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट है, तो ये 40/3 और ये 80/3 ऐड कर दो तो 120/3 यानी कि 40 वोल्ट पे आ जाते हो, है ना, तो ये 40/3 है, ये 80/3 है, अपने को 0 से 40/3 बी की वैल्यू तो आ जाती है। उसी तरह से अच्छा, अब ये 6 हो गया तो 10:6 यानी कि 5:3 में डिवाइड करना है, किसको बच्चा ध्यान देना, 40 वोल्ट को 5:3 में डिवाइड करना है ना, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 40 वोल्ट बाय 5 + 3, है ना, क्योंकि 5:3 में डिवाइड कर रहा है तो 5 टाइम्स 40/8 ये हो जाएगा 3 टाइम्स 40/8, है ना, और ये अपन क्या कर रहे हैं, ये मैथ्स लगा रहे हैं अपन, फिजिक्स नहीं लगा रहे हैं इसमें, तो ये अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा रहे हैं, तो किसी को डाउट आ रहा है अभी तो कमेंट कर देना, पर मैं रिप्लाई नहीं करूँगा इसका, क्यों भाई क्योंकि ये थोड़ी सिंपल चीज़ है जो कि आपको लेक्चर्स नहीं तो एटलीस्ट वो 2 शॉर्ट्स अभी जो किए अपन उसमें सिखाई है। VA-VB शायद बी बड़ा है, बट एक बार ऐसे ही ले लेते हैं, 15 - 40/3 में कौन बड़ा है, 5/3 आ जाता है।
यानी कि 1.67 आ रहा है। अब वही बात है, वैल्यू अलग है या 10% है तो अलग ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बट दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग सच सीरीज कॉम्बिनेशन। इस पोटेंशियल डिवाइडर लगा रहा हूँ मैं, पोटेंशियल डिवाइडर में सीरीज पैरेलल लगता है। फिर यार कॉलम मैच में आपका आ गया है किसका क्वेश्चन, डायमेंशंस का क्वेश्चन। वर्क क्या होता था बच्चों, वर्क यार एनर्जी होता है, तो ml2t-2 वर्क होता है, ये आपको पता ही है। प्रेशर जिसमें आप रहते हो एग्जाम में, इस फोर्स बाय एरिया, फोर्स क्या होता है ml t-2/l², है ना, तो ml-1 हो जाएगा इसमें, t-2 तो है ये ml-1। सरफेस टेंशन भी ऐसे निकालो, देखो सरफेस टेंशन इज फोर्स बाय लेंथ, है ना, तो फोर्स से कनेक्ट कर दो, ml-t-2/l करोगे तो l 0 आ जाएगा, है ना। सरफेस टेंशन आपको उस तरह। एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता था, तो ये देखो 6π-η-r-v वाला फॉर्मूला याद है, फोर्स बाय 6π तो कांस्टेंट है, आर-वी, फोर्स बाय आर-वी के डायमेंशंस ईटा के डायमेंशन से बराबर होंगे, स्टोक्स लॉ लगा दिया अपन। अगेन फोर्स क्या हो गया ml-t-2/r क्या है l, v क्या है l-t-1, ना, तो l-1 t-1 इसमें आता है, l-1 t-1 वाला जो भी ऑप्शन है इसमें जो सीक्वेंस बन रही है वो S-P-Q-R बन रही है। तो S-P-Q-R जो भी बन रहा है वो आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब थोड़ी मेहनत आपको करनी है। अच्छा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट में था, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ ना, कई जगहों पे ये शायद लेफ्ट में दे रखा है बट राइट में ही लग रहा है मुझे। उसकी वजह से इस पे सूडो फोर्स होगा ma, उस सूडो फोर्स के कंपोनेंट्स आप लेंगे विच इज ma cos थीटा अलोंग द प्लेन, है ना, बिकॉज दिस इज थीटा, ये दोनों एंगल थीटा है ना, और ma sin थीटा, है ना। उसके अलावा mg के कंपोनेंट्स आपको पता ही है, ध्यान देना, mg के कंपोनेंट्स क्या थे बच्चों, mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन एंड mg cos थीटा, है ना। अब वही बात है, a इधर ना होके इधर हो गया तो ma cos थीटा ऊपर हो जाएगा, तो वो साइन का फर्क हो जाएगा, बाकी आंसर तो ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में आएगा। अब ये l डिस्टेंस है, ये बेस l है, वो भी बताना कमेंट में। बाकी ये l है, हाफ a t² में लग देंगे, वेयर a इज हाउ मच, प्लीज सी, mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा, ठीक है ना। उससे टाइम की कुछ फॉर्म आती है विच इज 2l/g sin थीटा प्लस a cos थीटा, ठीक है ना, 2l। तो बताना जो फर्क है वो जनरल फॉर्म में था ये क्वेश्चन तो भी, नहीं था तो भी देखना। एक स्क्रू गेज नहीं, वर्नियर कैलिपर से ये रीडिंग आ रही है, वर्नियर कैलिपर से डेसिबल में 2 प्लेसेस यानी कि mm में भी 100 तक एक्यूरेसी अगर आती है तो क्या लीस्ट काउंट होगा, इसका ये पूछ रहा है, तो ये 0.01 हो ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऐसा दे रखा है। बाकी जनरली स्क्रू गेज में इतनी एक्यूरेसी होती है। if these were the language, if this was exactly the language, then answer is। अब प्रिज्म का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, given that minimum deviation is equal to refracting angle a, ना बच्चों, अगर ये गिवन था मिनिमम डेविएशन इज a, नाउ रिमेंबर मिनिमम डेविएशन का क्या फॉर्मूला था बच्चा, i प्लस आई डैश माइनस a, है ना, और मिनिमम डेविएशन पे i और i डैश सेम हो जाते थे, मिनिमम डेविएशन पे i एंड i डैश सेम हो जाते हैं। i इक्वल टू a गिवन है बेसिकली, आप है ना? आपको i इक्वल टू a गिवन है और आपको यहाँ पे रेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सॉरी, कैसे निकालेंगे, तो आप देखो म्यू की फॉर्मूला जो होती है प्रिज्म में, विच इज साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, है ना, वो लगा देंगे, यही लिखते हैं म्यू इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 कौन साइन ऑफ a/2, ये सभी को पता है, ठीक है ना। अब डेल्टा मिनिमम इज सेम एज ए, डेल्टा मिनिमम इज सेम एज ए, तो साइन ऑफ a बाय साइन ऑफ a/2 क्या हो गया, 2 cos ऑफ a/2, है ना। अच्छा, सभी लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर करना है ना, मतलब ये डिस्कशन हो रहा है फॉर ओनली दोज हु हैव गिवन दिस शिफ्ट। आपने नहीं किया तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ। फिर देखना यहाँ पे आपको i और a अगर बराबर है, तो हमें क्या पता है,
यार आई जो कि 0 से 90 भी हो सकता है, तो ए भी आपका 0 से 90 हो सकता है ना, आई और ए, क्योंकि आई की तो रेंज पता है अपने को 0 से, यानी कि आपकी नॉर्मल इंसिडेंस से ग्रेजिंग इंसिडेंस 90 डिग्री के बीच में, तो 0 से 90 ये होता है, और यहाँ पे भी अपन इसको सब्सिट्यूट कर सकते हैं ना। तो 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा और 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के लिए कॉस ऑफ 90 डिग्री बाई 2 अगर मैं कर रहा हूँ तो 45 यानी कि 1/√2, तो ये आता है √2 है ना। तो एक तो √2 आपको दिख रहा है ऑप्शंस में, बट ये देखना ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो कॉस फंक्शन क्या होता है उल्टा होता है, तो ये इसकी म्यू की मिनिमम वैल्यू है ना। ए की मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, सिमिलरली ए की मिनिमम वैल्यू 0 के लिए कॉस मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 भी आ रही है इसमें, तो ठीक है ना, मतलब 0 रख के 2 भी आ रही है। वैसे यहाँ पे एक और अगर मैं 0 डिग्री रखता हूँ तो वो म्यू की वैल्यू 2 भी आ रही है। तो अब क्योंकि इसमें √2 और 2 की रेंज नहीं दी है जैसा बच्चे बोल रहे हैं, और आपको मिनिमम वैल्यू √2 दे रखी है, तो मैं √2 वाला आंसर प्रेफर करूंगा, हालांकि ये भी सही लग रहा है मुझे, तो सेकंड ऑप्शन। अब आप बताना कि किस तरह की एग्जैक्ट लैंग्वेज थी इस क्वेश्चन में, स्पेशली ऑप्शंस की, बिकॉज द आंसर विल डिपेंड ऑन दैट, क्योंकि मैक्सिमम ये आ रहा है, मिनिमम ये आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज गिवन हियर। और क्लियरली थोड़ा सा लिख देता हूँ, ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, विल सी वंस द रिस्पॉन्स शीट इज देयर। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में शायद बहुत आया है ना, इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन शायद आपकी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा है। तो गॉसेस लॉ इज डिफाइंड ओनली फॉर इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फोर्सेज, एक्चुअली ट्रू है ना। गॉसेस लॉ जो कि मैथमेटिकल लॉ है, गॉस मैथमेटिशियन था, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ही ये फ्लक्स वगैरह निकालना प्रेफर किया था, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वर्क डन बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए सर्कल इज 0 इज करेक्ट है ना, बिकॉज वर्क डन इन अ सर्कल यानी कि क्लोज लूप 0 होता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके लिए भी ऐसा, इलेक्ट्रिक फोर्स में भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड इट इज रॉन्ग है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में या लूप्स में तो कभी नहीं होता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप ओनली इफ इट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो जनरली अगर देखा जाए तो नहीं, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या शायद स्टेटमेंट था भी नहीं, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट लग रहे हैं, 1 and 2। पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, आपको क्या निकालना है, वेरियस अदर थिंग्स है ना, तो देखना स्पीड एक बार निकाल लेते हैं, स्पीड इज हाउ मच, यस एक्स इक्वल टू 0 कब है ना, वही निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू 0 है एट 4t³ इक्वल टू 3t इक्वल टू √3/4, √3/2 कितना होता है याद ही रखना है, आपको याद ही होगा 0.866, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 था है ना, तो दिस इज करेक्ट, एक्स इक्वल टू 0 आप चेक कर सकते। सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी अपने को पता है dx/dt कितना हो जाएगा इसमें 12t² - 3, हमेशा इंक्रीज कर रहा है ना, तो t इक्वल टू 0 पे नेगेटिव है बट इंक्रीज कर रहा है, ये अपन बोल सकते। तो रिमेन सेम नहीं बोल सकते क्योंकि डायरेक्शन भी आ जाता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात हो रही है, समझ रहे हो। जैसे t इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है -3, मतलब नेगेटिव है, फिर t इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है, तो वो पॉजिटिव आ गया, तो आप क्या बोल रहे हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। डज इट चेंज एट 1 सेकेंड या x इक्वल टू 1, अपन देख लेते हैं। v इक्वल टू 0 कहाँ पे है, t इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे आ रहा है, t इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे x कितना है, 1/2 सेकेंड पे x भी निकाल लो, -3/2, तो x इक्वल टू -1 आता है इसमें, दैट इज इनफैक्ट करेक्ट, 0.5 is not correct, and acceleration is non-negative for sure, because again from here we can calculate acceleration, which is dv/dt again, which is
ऑलवेज 24t है ना, तो टी पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन तो हमेशा पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव है। तो ए सी ई इसका आंसर होगा, तीन इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही लैंग्वेज थी। फिर शायद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर भी आया है ना, मुझे लगता है, बट हो सकता है, कंफर्म करना। तो लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड में क्या होता है, और उसका ग्राफ क्या होता है ना, स्पेशली तो ग्राफ क्या होता है, तो r इक्वल टू आर पे विच इज द सरफेस मैक्सिमम होता है, विच इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, बट नीचे जीरो होता है, मतलब एक्सिस पे जीरो होता है, और r इक्वल टू आर पे मैक्सिमम है ना, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो वैसे इस तरह का पी वाई क्यू कई बार आया हुआ है, थ्योरेटिकल भी और ग्राफ वाला भी, बट देख लेना आप, है ना। मिनिमम अलोंग द एक्सिस इज करेक्ट एंड मैक्सिमम एट द सरफेस इज करेक्ट, अदर ऑप्शंस आर नॉट लुकिंग करेक्ट। आई विल से ए बी क्या था, ए एंड सी, हाँ ये है ना ऑप्शन। चलिए, सेम ऑल ओवर तो नहीं है। हाँ, और ये कैपेसिटेंस का भी क्वेश्चन समझ रहे हो, तो अगर इतने सारे हैं तो या तो सच में है, मैंने एक बार साथ साथ ही रखे ताकि आपको याद रहे कौन सा था कौन सा नहीं था। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लोअर देन द लीस्ट ऑफ द कैपेसिटेंस इन सीरीज इज करेक्ट, है ना। सी इन सीरीज इज लेस देन C1 एंड C2 का भी मिनिमम वैल्यू, है ना, जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल में अपन बोलते थे, कैपेसिटेंस का सीरीज में अपन बोलते हैं ऐसा, दिस इज करेक्ट। One method of increasing capacitance is to decrease D and increase A, या either of them is given, which is both correct, है ना। ये small d को decrease करो तो capacitance which is A epsilon naught by D, D decrease करोगे C increase होगा, A increase करोगे C increase होगा, है ना। वो बात सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कैपेसिटर मतलब बच्चों चार्ज कांस्टेंट है उसका, है ना। आइसोलेट कर दिया मतलब बैटरी से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज उस पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्टिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक से उसका कैसे डिक्रीज होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे अपने को बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड एरिया, है ना। नाउ चार्ज इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, है ना। तो ये स्टेटमेंट अभी गलत हो गया, बट इसको एक बार रोक के रखते हैं क्योंकि एक दो शायद और ऑप्शन थे इसमें आइसोलेटेड के, ना, ये देखो ना दोनों आइसोलेटेड के, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, इस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज पे ध्यान देना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज डज नॉट हैपन व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन आइसोलेटेड, अगेन कांस्टेंट चार्ज का होता है, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज इधर उधर जाना, डज नॉट हैपन, हाँ मेरे ख्याल से तो करेक्ट है ना, प्लेट पे उतना ही चार्ज रहेगा, मेरे ख्याल से करेक्ट है। एंड एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। अगेन एनर्जी क्या हो गया फिर, क्यू स्क्वायर बाई 2C में लिखूंगा, है ना, बट एज द कैपेसिटेंस इज चेंज्ड, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो, ध्यान देना यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बाई 2C का 2 स्क्वायर बाई 2KC हो गया, है ना। तो डिक्रीज हो जाता है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है मतलब डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे शायद इंक्रीज लिखा था, तो ये डेफिनेटली गलत हो जाता है ना। तो ये भी सही है, एज आई सेड सी इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज चार्ज इज कॉन्स्टेंट, है ना। तो ABCD आई विल से इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नॉट इवन ABD। चेक भी कर, ABCD है ना, हाँ मेरे ख्याल से आंसर अगर लैंग्वेज ही है। चलिए एक और क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही, विच आई अगेन सी डाउटफुल, क्योंकि दो क्वेश्चन कैसे आ गए वेव के, स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। वेव नंबर 1 दे रखा है 400 नैनोमीटर, वेव 2 दे रखा है या वेव B दे रखा है, तो वेवलेंथ इसकी निकाल लो बेसिकली, विच इज C/F, है ना। अब वही बात है कि C यानी कि आपका वैक्यूम भी दिया था कि नहीं दिया था वो पता नहीं अपने को, लेकिन यहाँ से जो आएगा अपने पास उसे आप वेवलेंथ जरूर निकाल सकते हैं, विच इज कमिंग एज 30 नैनोमीटर, है ना। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये 30 नैनोमीटर है, एंड थर्ड का आपको शायद वेव नंबर यानी कि K दे रखा है। तो वेव नंबर क्या होता था 2/π, वैसे सेंटीमीटर इनवर्स है ना,
आई विल से दिस इज 1/λ ओनली। एक होता है बच्चों वेव नंबर, एक होता है एंगुलर वेव नंबर। एक होता है वेव नंबर, एक होता है एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर में 2π लगाते हैं। वेव नंबर लिखा है पर सेंटीमीटर में, आई विल टेक इट एज दिस ओनली, 10⁴ यानी कि 10⁻⁻6 मीटर ना। एंड दिस इज ऑब्वियसली 100 या 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो दीज आर द 3 वैल्यूज गिवन टू मी अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि ये सबसे कम वेवलेंथ है तो हाईएस्ट एनर्जी है ना। एनर्जी ऑफ द λ2 इज लीस्ट एंड देन λ3 बोलते हैं इसको, वो सबसे अलग है। हाँ, तो λ1 λ3 है। E2 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E3, या BAC ऑर्डर में, BAC ऑर्डर में इसका आंसर होना चाहिए। BAC है क्या इसका आंसर? हाँ चलो आंसर तो ये मेरा आया इससे। अब देख लेना आप लोग क्या था एग्जैक्ट। फिर आपको ट्यूनिंग फॉर्क का भी क्वेश्चन हो सकता है, आता है ना। ट्यूनिंग फॉर्क में देखना एक बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। ट्यूनिंग फॉर्क का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज का मॉड वैल्यू। बीट फ्रीक्वेंसी होता है ये, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना। साउंड वेव का कंसेप्ट है, सिंपल भी है यार। 8 बीट्स इन 2 सेकेंड्स, तो योर 4 बीट्स बोलते हैं अपन, है ना इसको, पर सेकेंड। जैसे बीट 1 बीट का मतलब ही पर सेकेंड में ही होता है एनीवे। तो ये हर्ट्ज में होता है और ये पर सेकेंड में होता है। तो FA-FB आपको दे रखा है, तो इसके 2 तात्पर्य निकलते हैं, ये और ये, गिवन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, है ना। मतलब अपने को कई बार एक और हिंट दिया रहता है क्वेश्चन में, जैसे वैक्स डाल दिया इसमें, तो इससे आपका 2 आंसर आते हैं। वैसे देख लेते हैं अपन, FA क्या आ जाएगा, 4 + FB कितना था। FB दे रखा था या FA दे रखा था? B दे रखा है ना। तो 384 आ गया एक तो मेरे पास, नहीं 380 - 4 यानी कि आ रहा है मेरे पास 380, 376 है ना। और ये इंटीजर टाइप था मेरे ख्याल से क्वेश्चन, 384 हर्ट्ज। ठीक है ना। तो फॉलो करना, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता है, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, ध्यान देना कि बीट फ्रीक्वेंसी करके कंसेप्ट है जो कि डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। तो या तो FA-FB या FB बढ़ा है तो FA-FA, क्योंकि FA नहीं गिवन है क्वेश्चन में, FB गिवन है 380, या तो वो 384 है या 376 है। अब यहाँ पे जो आपको हिंट दे रखा है उस पर ध्यान दो। इफ A इज लोडेड विथ सम वैक्स का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ A डिक्रीजेस। व्हेन यू इंक्रीज द वेट ऑफ अ ट्यूनिंग फोक बाय पुटिंग सम वैक्स ऑन इट, ऐसे ही कटा जाता है। तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी, वो भारी हो जाती है ना। भारी हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये कॉमन सेंस है। एक तो फाइल कर सकते हैं, दूसरा इसका विपरीत क्या है, फाइलिंग, है ना। उसका वेट हटा सकते हो, तो वेट हटाने से उसका इंक्रीज करता है, वेट बढ़ाने से डिक्रीज करता है। तो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है ना। तो एज FA डिक्रीज करने से बीट्स डिक्रीज कर जाती है, यानी कि ΔF डिक्रीज कर जाता है। तो इनमें से कौन सा पॉसिबिलिटी होगा आप बताओ, है ना। वैसे तो ये ऑप्शन है तो वो 384 दिख रहा है, बट कॉमन सेंस लगा ना, मेरे ख्याल से इंटीजर था तो ये भी आंसर हो सकता है। तो क्योंकि FA के डिक्रीज होने से डिफरेंस डिक्रीज होना चाहिए, है ना। FA के डिक्रीज होने से यहाँ पे अगर FA डिक्रीज होगा तो FB आपका 380 है ना, ये 376 है। यहाँ शायद मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, FB-FA और FA-FB उल्टा लिख दिया। एनीवे आई विल चेंज इट, है ना, मतलब एटलीस्ट गलत ना लिखे। यहाँ पे अपन ने B-A से ये लाया और A-B से ये लाया, ठीक है ना बच्चा। एनीवे कम टू द पॉइंट, इफ योर FA डिक्रीजेस, है ना, FA डिक्रीज यहाँ पे करो और यहाँ पे करो। यहाँ पे करोगे तो डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे करोगे तो ये डिफरेंस और इंक्रीज होगा, समझ रहे हो। मतलब FB आपका 380 है और ये 376 है, तो 376 को और डिक्रीज करो तो ये डेल्टा इंक्रीज होगा, चमक रहा है। 380 - 376 में 376 को और डिक्रीज करो तो ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा, समझ रहे हो।
देयरफॉर वी सेलेक्ट दिस वन, मतलब दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है, दोबारा देख लेना इफ यू आर कंफ्यूज। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, सोर्स की वेवलेंथ और पावर दे रखी थी, है ना। देखो नंबर फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स भी बोलते हैं इसको, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यानी कि एच सी बाय लैम्डा लगाना है आपको। बाकी कैलकुलेशन है, तो कंसेप्ट आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, क्योंकि फोटॉन्स वहीं पढ़ते हैं आप, वहाँ से है ये। उसमें आपको कई बार डी ब्रॉगली पूछ लेते हैं, कई बार आपको ये पूछ लेते हैं ना। 6.626 या 6.63 भी दे रखा है शायद, 10⁸ लैम्डा इज 663 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो कुछ इंटीजर आंसर का क्वेश्चन था शायद ये, और 6.63 एंड 663 इज 100 टाइम्स एंड दीज टू आर 2 टाइम्स 200। अब देखना 10⁻⁻9 -8, 34 -9 -8 -3 कितना होता है? तो ये -20 हो जाता है, -20 यानी कि 14 हो जाता है। तो 2 इंटू 10⁻16 आंसर आ रहा है इस हिसाब से, और देख लो आप, है ना, मिली था ना ये। अच्छा -3 +2 तो मैंने कर दी, -3 -9 दीज 3 आर 22। ओके वेट अ मिनट, तो ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, लेकिन कैलकुलेशन आज मेरा अच्छा नहीं। तो 9 एंड 8 कितना हो गया? 17। हाँ तो ठीक है, 20 है, 14 हो गया, 16 आ रहा है, तो ये आ रहा है मेरा। तो 20 आएगा इसका, या 2 आएगा, देख लेना, ठीक है ना। मिली वोल्ट या माइक्रो वॉट भी बोल रहे कुछ बच्चे, उस हिसाब से। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें इंटीजर आंसर आ रहा है, m, r का आपको एक फ्लाई व्हील यानी कि हम डिस्क मान सकते हैं, और ये एक ब्लॉक है जो कि h हाइट नीचे जाके कितनी स्पीड रखेगा या कितनी काइनेटिक एनर्जी रखेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है ना बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं इसकी, v स्पीड है, एंड ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv² एंड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। इनिशियली पोटेंशियल लॉस कितना है mgh, और ये तो फिक्स्ड है, बट ये भी घूमने लगेगा ओमेगा से। शायद इसी की काइनेटिक एनर्जी पूछी है, इंटीजर आंसर है, तो ध्यान देना मास दोनों का शायद सेम है। हाफ mr²/2 कर लो उसको, एंड v²/r² कर लो इसको, है ना। mr²/2 मतलब डिस्क मान के चल रहे हैं अपन, रिंग भी हो सकता है बट डिस्क मान के चले, एंड mv²/4 विच इज़ द k यू नीड टू फाइंड, वो कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 + 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये आपका mgh है, अगर तो k कितना आएगा यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब m की वैल्यू 3 kg दे रखी है, h की वैल्यू 5 दे रखी है ना। नहीं, रेडियस 5 था, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हाइट 3 है, तो यहाँ से k = 10 × 3 मीटर्स, यानी कि 30 जूल, क्योंकि एनर्जी निकालना है, तो आंसर ये 30 आ रहा है इसका, देख लेना कैलकुलेशन। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें आपने इसको रिलीज कर दिया है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे, ठीक है जी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा विच इज √m/k, बट m की जगह अपन यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू, क्योंकि ये 2 ब्लॉक का सेटअप है, तो रिड्यूस्ड मास अपन यहाँ पे यूज करेंगे ना। रिड्यूस्ड मास क्या होता है, m1 m2/m1 + m2। इसका भी डेरिवेशन अपन करते हैं सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज कर रहा हूँ मैं। 2 and 3/2 + 3/150 कितना था, ये कितना होगा, है ना। या k/μ क्या था यार, ये टाइम पीरियड इज 2π√m/k, हाँ तो k/μ, एनीवे इसको 1/ω कर रहा हूँ मैं, और ये कितना आता है 5 × 150। फिर आपका 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, 75/3 कितना आ गया 25, तो 1/25 125 इज 5√5 ना।
तो अगेन वैल्यूज देख लेना, बट कंसेप्ट आपका रिड्यूस्ड मास का है, म्यू इक्वल टू m1 m2 by m1 plus m2. ओके, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई फाउंड. अब वर्क डन बाय द गैस इन साइक्लिक प्रोसेस निकालना है. एक तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब नेगेटिव वर्क डन है ना, क्योंकि कंप्रेशन में ज़्यादा वर्क डन है, एक्सपांशन यानी कि इसमें कम है. और वर्क डन इज नेगेटिव एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बेसिक कंसेप्ट है. हाफ इंटू बेस कितना है आप देखना, 2 मीटर क्यूब है ना. हाफ इंटू बेस क्या है, 2 मीटर क्यूब. एंड एल्टीट्यूड क्या है, 100 पास्कल है ना. 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल. 100 विद माइनस साइन आ रहा है, ये बात ध्यान रखना अगर यही ग्राफ था. तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस एंड लिटरली सारे कवर कर लिए होंगे, कोई एक दो ड्रॉप करने तो देख लेना. एंड सी यू अगेन वेरी सून. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग.